चलिए, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। मैं सोनू तिवारी, जो आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा हूँ बिहार शिक्षक बहाली के लिए। उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। इसको आप पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए, सब लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, जुड़िए सब लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। राज्य के नीति निषेध तत्व किस में है? ये भाग 4 में है। भाग 4 में है। और कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से बाबू? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और नीति निषेध तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है। अब ये सर कहां से कहां तक है? भाग 4 में तो आपने बता दिया, तो इसको कहेंगे कि यह अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक है। कहां तक है? 36 से लेकर के और 51 तक। चलिए, थोड़ा समझ लेते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में। राज्य का नीति निषेध तत्व में जितने भी आर्टिकल हैं 36 से लेकर के 51 तक, लगभग कितना हो रहा है? 16 हो रहा है, शायद काउंट कर लीजिएगा। 16 हो रहा है जी, 16 हो रहा है। इसमें जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी के जैसे आपके अधिकार दिए गए हैं, जो भी प्रावधान है। लेकिन जब सेम अधिकार है, वैसा ही अधिकार है, तो सर इसी को उठा के मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रख दिया गया? मौलिक अधिकार जो होता है राज्य के लिए निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। आपको समझा चुके हैं। कारण ये कि राज्य को देना पड़ता है। राज्य को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। लेकिन नीति निषेध तत्व में ऐसा नहीं है। नीति निषेध तत्व में कहा था ना कि राज्य का कर्तव्य है कि जो भी बातें नीति निषेध तत्व में रखी गई हैं वो दे पब्लिक को, लेकिन दे या न दे उसकी मर्जी। बात समझ में आ रहा है ना? राज्य के नीति निषेध तत्व में जितने प्रावधान हैं 36 से लेकर 51 तक आपको बताया जाएगा अभी, उसमें जो भी प्रावधान रहेंगे वह राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे? पब्लिक को दे, नागरिकों को दे। लेकिन अगर वह नहीं देता है तो सर, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो क्या करे, उसके ऊपर प्रेशर बनाए राज्य के ऊपर कि आपको देना ही चाहिए। जबकि मौलिक अधिकार में जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी प्रावधान हैं, सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा हुआ है कि अगर राज्य आपको नहीं देगा तो क्या किया जाएगा? राज्य के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि आपको लागू ही करना होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। नोट कर लीजिएगा, कल हम भूल गए थे बताने के लिए। अनुच्छेद 226 के तहत कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। क्लियर है? चलिए, तो नीति निषेध तत्व में हम लोग नीति निषेध तत्व को पॉजिटिव कहेंगे राज्य के लिए कि निगेटिव कहेंगे? चलो बताओ, पॉजिटिव कहेंगे निगेटिव कहेंगे? अभी मौलिक अधिकार को क्या कर रहे थे? निगेटिव, मतलब देना ही पड़ेगा। लेकिन राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में क्या कहा जा रहा है? दे या ना दे उसकी मर्जी, तो उसके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ क्वेश्चन एक बन गया आपका कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? तो क्या कहोगे? ऋणात्मक। नीति निषेध तत्व क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? धनात्मक। उसको मन दे या ना दे। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा बात नहीं करते हुए। अनुच्छेद 36 स्टार्ट करते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई बाबू? राज्य की परिभाषा। परिभाषा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये मार्कर हमारा पुराना वाला मार्कर है, एक नया मार्कर हम मंगाए हैं जो आ चुका है। देखिए, ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये मार्कर ये आया है। इससे अभी लिखेंगे। इसका कलर ब्लू है, ब्लैक में चूंकि मिल नहीं पाया। तो आप लोग बताइए कौन सा मार्कर अच्छा है आप लोगों के लिए, अच्छे के लिए ये मार्कर हम मंगाए हैं। ठीक है, इससे लिख के दिखाते हैं, बताइए किससे लिखें हम। ठीक है। तो राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 36 में। अब यहाँ बात आती है कि सर राज्य की परिभाषा आप बोले थे कि अनुच्छेद 12 भी देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे मौलिक 12 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार के अगेंस्ट कौन कौन लोग राज्य कहलाएंगे? केंद्र सरकार कहलाएगा, राज्य सरकार कहलाएगा, लोकल सरकार कहलाएगा, प्राधिकारी लोग कहलाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि नीति निषेध तत्व लागू करने के लिए कौन कौन? तो भाई नीति निषेध तत्व लागू करने के लिए कोई प्राधिकारी तो लागू करेगा नहीं। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा ये दी गई है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 37 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 37 कहता है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है
कि वह अपने राज्य में सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाने के लिए नीति निर्देशक में दिए गए सभी प्रावधान को लागू करे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकार को, किसी भी राज्य के सरकार को अपने राज्य को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नीति निर्देशक में दिए गए सभी प्रावधानों को लागू करना चाहिए। यहां शब्द समझ लो, चाहिए। चाहिए का मतलब क्या हुआ? किसी का प्रेशर नहीं है। अब उसी में लिखता है कि लेकिन यदि राज्य सरकार निम्न दिए गए नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेदों को लागू नहीं करता है तो न्यायालय का इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि राज्य धीरे धीरे जैसे जैसे संपन्न होता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग प्रावधान करता जाएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे कि नीति तत्व में ऐसे ऐसे बातों को रखा गया था जो हम जब जिस समय आज़ाद हुए थे उस समय दे पाना संभव नहीं था। अगर इसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया होता, इन बातों को राज्य को देना ही पड़ता, राज्य अपनी व्यवस्था नहीं चला पाता। इसीलिए इन व्यवस्थाओं को किस में रखा गया? राज्य के नीति तत्व में रखा गया। तो अनुच्छेद 37 हो गया। अब क्या देखेंगे? अनुच्छेद 38 देखेंगे। बेटा दे इसको, अनुच्छेद क्या देखेंगे? 38 देखेंगे। 36 में क्या है बाबू? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के राज्य कौन कौन हैं जो आपको क्या करेंगे? आपको नीति तत्व देंगे। अब 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि राज्य को नीति तत्व को लागू करना चाहिए, अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित राज्य, लोकतंत्रात्मक राज्य, राजनीतिक व्यवस्था देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था देने के लिए एक बहुत ही अच्छा, मतलब कहा जाए कि राम राज्य जैसा राज्य बनाने के लिए क्या करना होगा? नीति तत्व को लागू करना हो चाहिए। लेकिन अगर नहीं लागू करता है तो कोई भी कोर्ट का जबरदस्ती इस पर नहीं रहता है। हाँ, कोर्ट सजेशन दे सकता है समय समय पर कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है 38 से नीति निर्देशक तत्व। चलिए भाई, ये हमारा नया वाला मार्कर है, बताइएगा क्या इसका मतलब कैसा दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला सही है कि ब्लैक वाला? आप लोग बताइएगा। ब्लैक वाला हमारा पुराना वाला है जो कैमलिन वगैरह का सेलों का आता है, और ये नया मंगाए ऑनलाइन भी बोर्ड मास्टर, देखिए कैसा चलता है। ठीक है, 38। अब 38 में क्या कहता है कि राज्य को, राज्य मतलब सेंट्रल या स्टेट, सामाजिक कॉमा राजनैतिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? बढ़ावा देगा। मतलब ये कि आप याद कीजिए, हम लोग का जो प्रस्तावना हम लोग पढ़े थे उसमें क्या स्टार्ट हुआ था? कहाँ से प्रस्तावना? किसको याद है? चलिए बोलिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी उसमें। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार को अपने राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ कर देते हैं, न्याय को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर है? क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन आप बताओ, अगर बढ़ावा नहीं दे तो क्या कोर्ट कुछ करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है? कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। चलिए, ये होगा कौन सा? 38। इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 39। तो 39 क्या कहता है? 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, 36 से लेकर आपको हम 51 तक पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कौन सा हो जाएगा? जो हम आपको बताते जाएंगे। जैसे 39 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39, 38 नहीं पूछा गया है, 39 पूछा गया है। ये क्या है सर? ये है समान काम के लिए समान वेतन। 39 क्या कहता है बाबू? समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान राज्य को करना चाहिए।
राज्य को क्या करना चाहिए? समान काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब आज़ादी के पहले कहीं ना कहीं समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा था। दूसरा चीज, ये किसके परिप्रेक्ष्य में? तो यहाँ लिख दोगे पुरुष और महिला के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, पुरुष और महिला के परिप्रेक्ष्य में। इसका मतलब यहाँ समान काम समान वेतन न किसी धर्म से रिलेटेड है, न किसी जाति से रिलेटेड है, ये किससे? पुरुष और महिला से। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो टीचर वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कोई मेल टीचर है, वह प्राइमरी में पढ़ाने के लिए अगर उसको 40,000 रुपये मिल रहा है, तो फीमेल टीचर को भी 40,000 मिलना चाहिए, उसको 35,000 नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वो महिला है। ये राज्य को लागू करना चाहिए ये व्यवस्था, 39 में कहा गया है, 39 में। लेकिन ये नीति निषेध तत्व है, लागू है? हाँ लागू है। कहीं पे भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है कि समान काम के लिए समान वेतन ना दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या कहोगे? 39 में है। उसके बाद क्या पूछा गया है कि किसके परिप्रेक्ष्य में है? तो हम लोग के दिमाग में यही आता है ना, समान काम के लिए समान वेतन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस जाति का या इस धर्म का अगर काम कर रहा है तो उसको जितना वेतन मिल रहा है, दूसरे जाति का भी करेगा तो इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। पुरुष और महिला के परिप्रेक्ष्य में ये बात की गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है 39 का क। 39 का क देखिए, जहां पे भी अगर ऐड हो जाए क ख ग घ, 39 का क आ गया, इसका मतलब संविधान में हमारे नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया बाबू? 39 के क को। यहां पे लिख दो क। अब ये क कब जोड़ा गया ये पूछ देता है। तो देखिए, जब भी कोई संविधान संशोधन पूछे और आपको याद ना हो, ध्यान दीजिए, याद ना हो तब की बात बता रहे हैं, आप मारिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या मारोगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1976। अच्छा, उस कल को एक क्वेश्चन पूछे थे हम कि 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो किसकी सरकार थी, और एक भी रिप्लाई नहीं आया। हमको ये समझ नहीं आता है कि आप लोग किस तरीके के सिंसियर स्टूडेंट हैं कि आप रिप्लाई नहीं आ रहे। नहीं याद है तो कम से कम गूगल सर्च कर लेते और रिप्लाई कर देते, लेकिन आप लोग रिप्लाई देना नहीं है। चलिए हम बताते हैं। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और मोरारजी देसाई पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए यहाँ पे, मोरारजी देसाई जब देश आज़ाद हुआ, जनता पार्टी के बनने के पहले कांग्रेसी ही थे, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे करके अपनी नई पार्टी बनी जनता पार्टी, उसके थ्रू बने, इसलिए कहा था पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो शुरू से ही कांग्रेस में नहीं रहा हो, तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पहले से ही कांग्रेस में नहीं रहे, नहीं तो बाकी लोग कांग्रेस में रहे थे। जनता पार्टी जब बनी तब जाकर के गैर कांग्रेसी बन के और प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है? चलिए, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 39 का क जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। क्या उपलब्ध कराएगी? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। किन लोगों को? जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आप देखते हैं कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके लिए सरकारी वकील रहता है वहाँ पे। अब केस लड़े या ना लड़े वो उसकी मर्जी, केस जीताए या ना जीताए, हार जाए उसकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था किया गया है सरकारी वकील का। राज्य चाहे तो उसको रखे, राज्य चाहे तो उसको ना रखे। क्लियर है? ये उसकी मर्जी होती है। तो ये 39 का क हो गया। चलिए, अब इसके बाद आता है 40। ये नोट करते जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। अब है 40। अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप कहोगे सर हर बार आप यही कह रहे हैं कि अनुच्छेद 40 क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है ना कि देखिए, जब भी आपको करंट अफेयर भी याद करना है ना, तो देखिए न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बात आ जाए, महिलाओं की बात आ जाए, गांधी जी से संबंधित बात आ जाए, पुराने स्थलों की बात आ जाए, तो वो करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 39 में महिलाओं की बात आ गई, समान काम समान वेतन, और 40 में गांधी जी की बात आ गई। अब गांधी जी की बात कहाँ से आ गई? देखिए, गांधी जी हमेशा सपना देखते थे
दिन में बैठ करके मतलब जग के कि राम राज्य स्थापित हो जाए। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब ये है ना कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े रहें। तो सब ऐसे खड़े हो जाते हैं एक दिन। ये वाला नहीं जो गांव में कहा था ना कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ करके दिखाओ, वो वाला अपने पैरों पे खड़े रहें। तो गांधी जी का ये कहना था ना कि गांव में जब कुटीर उद्योग बढ़ेगा, सबको स्वतंत्रता दी जाएगी, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। और इसी में उनका एक कल्पना था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती पंचायती राज व्यवस्था। ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किसके विचारधाराओं से प्रेरित था? तो किसके था? महात्मा गांधी के विचारधाराओं से ये प्रेरित है पंचायती राज व्यवस्था। और यही रीजन है कि अनुच्छेद 40 कई बार पूछा गया है कि क्या किया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था किससे प्रेरित है। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए अनुच्छेद 40। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। मिटा दे इसको। अब इतना दे दिया गया ना, देखो राज्य के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये 40 ये भी कहता है ना कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद पंचायतों को स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ है कि स्वतंत्रता दी जाए, वह अपने लेवल पे सरकार रहे और काम करे। तो आप आज देखते हो कि पंचायती राज व्यवस्था को बहुत सारा फंडिंग किया जा रहा है। जितना राज्यों के पास पैसा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है। क्या हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय दिया गया था? नहीं दिया गया था। 93 से 96 से 99 से 2001 के बाद तो पैसा आना स्टार्ट हुआ, नहीं तो पहले मुखिया कौन है पता ही नहीं चलता था। बात समझ में आ रहा है ना? अब पैसा दिया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 40 की वजह से है। अगर 40 में न रख के मौलिक अधिकार में रखा गया होता तो मौलिक अधिकार में रखा गया होता तो 50 के बाद ही लागू करना होता, और मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया तो जब मन करेगा तब लागू कर रहे हैं। ठीक है, अब 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 ये कहता है कि काम की गारंटी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? काम की गारंटी दिया जाएगा। मतलब जितने भी आपके यहाँ कामगार हैं उनको काम का अधिकार प्रदान किया जाएगा कि भाई उनको काम का अधिकार दिया जाए। और काम का अधिकार के तहत ही क्या आ जाता है? काम का अधिकार यहाँ लिख देते हैं, काम का अधिकार। अधिकार, काम का अधिकार दिया जाएगा। और इसी काम का अधिकार के तहत क्या है? मनरेगा। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना, इसके तहत प्रत्येक जो व्यक्ति है जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार युवा है, उसको 100 दिन या 150 दिन का है गारंटी के साथ काम दिया जाएगा। ये कौन आर्टिकल के तहत हो गया? अनुच्छेद 4 लिख दिया है जी यहाँ पे, 41 है। अनुच्छेद 41 है। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 42 को देखते हैं। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 कहता है, इसी में लिख देते हैं कि राज्य सभी को काम के लिए न्याय संगत व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। काम के लिए न्याय संगत व्यवस्था देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? न्याय संगत व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमको कह दिया जाए कि तुम चलो धूप में काम करो, और 60-70 डिग्री क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, और उसमें हमको कहा जा रहा है कि तुम जाके काम करो। ठीक है ना? उसमें क्या कहा जा रहा है? जाके काम करो। तो क्या हमारे साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो न्याय संगत माहौल क्रिएट करो कि भाई लोग क्या करें? काम करें। ठीक है, और इसी में कहा गया कि प्रसूति सहायता दिया जाएगा। प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया। प्रसूति सहायता का प्रावधान किया जाएगा। देख रहे हो आप लोग, ये लागू है ना? हर सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस लगे हुए हैं, उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर उसके क्षेत्र में कोई भी गर्भवती महिला है तो उसके लिए गाड़ी जाएगा, उसको लेकर के आएगा, प्रसव होगा, डिलीवरी होगा, फिर उसको पहुंचाया जाएगा, उसको खाने पीने का व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सब कुछ दिया जा रहा है। यह राज्य के नीति तत्व 42 के तहत किया जा रहा है। प्रसूति व्यवस्था, ये सब जितना किया जा रहा है किसके तहत किया जा रहा है? किसके तहत किया जा रहा है? 42 के तहत किया जा रहा है। अच्छा, 41 वाला जो लिखे हैं हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार दिया जाएगा, उसमें एक और चीज है, उसी में प्रावधान किया गया है कि बुढ़ापे में पेंशन दिया जाएगा अनुच्छेद 41 के तहत। तो आपसे अगर पूछ दे कि जो वृद्धा पेंशन होता है, पेंशन, वृद्धा पेंशन,
वृद्धा पेंशन। ये किस आधार पे है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 41। वृद्धा पेंशन हो गया, अपंग पेंशन हो गया, लोग उठाते हैं ना पेंशन 400 रुपया 500 रुपया महीना का, तो वो कौन सा पेंशन है, अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है। और 42 के प्रसूति सहायता सरकारी अस्पतालों में दिया जा रहा है। जितनी सुविधाएं जैसे जीविका दीदी लोग हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद से कौन कौन होती है जी, आशा होती हैं, वो लोग काम कर रही हैं। अच्छा चलिए, आशा का फुल फॉर्म आप लोग हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ASHA होता है इंग्लिश में आशा, उसका फुल फॉर्म आप लोग हमको बताइए। देखते हैं कौन कौन सिंसियर है बता रहा है। चलिए हम देख ले रहे हैं, बताइए। चलिए ये हो गया 42। अब आते हैं किस पे, अनुच्छेद 43 पे। अनुच्छेद 43 पे, 43 कैसे लिखते हैं, कि लिखा था है 4 दाएं, कैसे जी, 4 दाएं 3 इकाई, ठीक है, 4 दाएं 3 इकाई। सरकारी स्कूल में पढ़े हो, हाँ, 4 दाएं 3 इकाई, ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है कि कामगारों के लिए काम निर्वाह जीवन स्तर छुट्टी का राज्य क्या करेगा, प्रावधान करेगा। राज्य कामगारों के लिए, राज्य कामगारों के लिए, कामगारों के लिए काम जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह छुट्टी, इन सब की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, व्यवस्था करेगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको काम मिले, तो काम तो मिल गया आपके 41 के तहत। उसके बाद से छुट्टी मिले, छुट्टी का मतलब यह है संडे को छुट्टी मिलता है ना, एक दिन, आपसे 7 दिन काम नहीं किया, 30 दिन काम नहीं कराया सकता है, छुट्टी मिलता है, ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद 43 के तहत। उसके बाद क्या कहा गया है, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह का मतलब यह है कि 5,000 पेमेंट मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो, खर्च कितना है महीने का, 20,000 का, उससे से कम में काम ही नहीं चल सकता, तो जीवन निर्वाह हो पा रहा है काम के लिए। आप देखते हो कि हर साल सरकार क्या करती है, जारी करती है आंकड़ा कि एक लेबर का न्यूनतम मजदूरी कितना होगा। न्यूनतम मजदूरी किस तरीके से निकल आता है कि एक लेबर कितना कम से कम कमाए कि शहर में मतलब अपना रह जाए या गांव में रह जाए, दोनों की मजदूरी अलग अलग डिसाइड की जाती है। वो न्यूनतम मजदूरी है, इससे कम आप नहीं देंगे, आप मतलब लेबर को नहीं देना चाहिए, राज्य नहीं देगा। किस अनुच्छेद के तहत, 43 के तहत। राज्य कामगारों के लिए जीवन निर्वाह, उसका जीवन स्तर, उसका काम, उसकी छुट्टी की व्यवस्था आदि करेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें 43 का क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जोड़ा गया है। क जैसे ही आ गया तो समझ जाओ कब का है, 42वें संविधान संशोधन 1976। 43 का क, ये क्या है सर, तो इसके तहत लेबर जो होंगे ना, मतलब कामगार होंगे, कामगार, उनका यूनियन बनेगा। क्या बनेगा, यूनियन, कामगारों का यूनियन। फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो कामगारों का शोषण होगा, तो कामगारों की बात रखने के लिए कौन आगे आएगा, तो डिमांड किया गया कि भाई क्या करो, एक यूनियन बनाओ, इलेक्शन होगा, कामगार वोट देंगे। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में यूनियन बन गया, मूवी बन गई। यूनियन वाले जो हेड होते हैं, मतलब अध्यक्ष जीतते हैं, वो सब क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, कंपनी का काम पूरा रुक जाता है। तो ये यूनियन बनाने का किसका प्रावधान है, 43 के क में, ये लागू है, ठीक है। चलिए 44 पे चलते हैं। 40, 44 ये सब जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 44 कहता है समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, ये क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि समान नागरिक संहिता, सभी जनता के लिए एक समान कानून बनाना समान नागरिक संहिता कहलाएगा। मतलब विवाह कानून, तलाक का कानून, जमीन खरीदने का कानून, हर कुछ कानून क्या हो जाए, समान हो जाए। लेकिन अभी भारत में इसको लागू नहीं किया गया है। ये एकमात्र राज्य है गोवा जहां पे क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है। बाकी किसी स्टेट में लागू नहीं है, लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन हमारा जो देश है वह विविधताओं से भरा हुआ देश है। उनकी संस्कृति में विविधता है, भाषा में विविधता है, कल्चर में विविधता है, धर्म में विविधता है, अलग अलग धर्म से लोग शादी विवाह तलाक करते हैं। तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने में बहुत बड़ा व्यवधान ये सब खड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए लागू हो जाए तो बढ़िया है। ये अनुच्छेद 44 में है और कहाँ पर लागू है, केवल गोवा में, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 45।
अनुच्छेद 45। ये भी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। 45। अच्छा, मार्कर वाला कौन सा बढ़िया दिख रहा है? खड़े होकर तो देखो ना, ब्लैक वाला बढ़िया चल रहा है। चलिए ब्लैक से लिखते हैं भाई, ये मंगाए थे, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 45, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 ये कहता है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष बाबू? 10 वर्ष। 10 वर्ष के भीतर राज्य को चाहिए कि वह निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र के बच्चों के लिए? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कर दे? निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू कर दे। लेकिन कब लागू हुआ? आप लोग बताइए, कल वाले हम पढ़ाए हैं 1 अप्रैल 2010 को। कितने साल बाद? लगभग 60 साल बाद, संविधान लागू होने के 60 साल बाद। कहा कितना देर गया था? 10 वर्ष बाद। क्यों लागू नहीं हुआ? व्यवस्थाएं नहीं बन पाई राज्य के ऊपर। राज्य के ऊपर कोई प्रेशर था? नहीं था। तो इसलिए क्या किया गया? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। और लागू करने के साथ कहा गया कि चूंकि ये बहुत ही बुनियादी शिक्षा जरूरी है, तो कहा गया इसको नीति तत्व में न रख करके यहाँ रहे ही मौलिक अधिकार में भी जोड़ दो। तो कहाँ पे रख दिया गया मौलिक अधिकार में? 21 के क में। पूछ दे कि निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान नीति तत्व में कहाँ पे है, तो आर्टिकल 45। और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 का क। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य को चाहिए कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक कमजोर, आर्थिक कमजोर, इनके आर्थिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखे और क्या करे? इनके जीवन स्तर को बढ़ाए, इनके जीवन स्तर को बढ़ाए। आप देखते हो स्कूलों में क्या किया जाता है? विद्यार्थी जो हैं एससी एसटी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको क्या मिलता है? फी रिटर्न कर दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है ना, पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाता है। वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में कहा गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46, ये आर्टिकल 46 है भाई, आर्टिकल 46। आर्टिकल 45 कौन सा था? जिसमें 10 वर्ष के अंदर संविधान लागू होने के जो मूलभूत शिक्षा है उसको क्या करना था? लागू करना था निःशुल्क रूप से। जो 14 वर्ष के पहले के बच्चे हैं उनको फ्री मिले, वो आर्टिकल 45 में था। आर्टिकल 46 में क्या है? एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक बढ़ावा दिया जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। ठीक है, अब आए अनुच्छेद 47, मतलब 47, अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दिन पढ़ा रहे थे इतिहास हम, पहला वाला, तो उसमें बोले थे हम कि चेटक की बहन चलना थी। ठीक है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में आया था कि चेटक की बहन नहीं, चेटक की बेटी थी। वो फ्लो में बोले थे हम चेटक की बेटी ही थी। ठीक है, चेटक की 2 बेटियां थी। एक बेटी का विवाह बिंबिसार से हुआ और एक बेटी का विवाह हुआ था सिद्धार्थ से। वही सिद्धार्थ जिनके पुत्र कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। मतलब महावीर स्वामी के मौसा लगेंगे बिंबिसार। ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग कमेंट किए थे। अगर कहीं पे बोलने में कुछ मतलब गलती हो जाता है तो आप लोग क्या करें, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें ताकि हम उसको सुधार कर पाएं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करे। जीवन स्तर को ऊंचा करने का मतलब क्या होता है कि उनको शिक्षा, अगर देखो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा दिया जाए, लेकिन अगर संभव हो तो फ्री शिक्षा कर दो सबके लिए। ये भी जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रावधान हुआ। अगर सब कोई भूखे मर रहा है, कुपोषण से मर रहा है, तो आप फ्री में अनाज बांटो, ये भी जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रावधान हुआ। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 47 कहता है।
और इसी के तहत क्या किया गया है, जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात अगर की जाएगी तो 47 में क्या आ जाता है, पूर्ण शराबबंदी की बात आ जाती है। कौन सा, पूर्ण शराबबंदी। और पूर्ण शराबबंदी बिहार में है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में कब लागू हुई, पूर्ण शराबबंदी बिहार में कब लागू हुई, जो अनुच्छेद 47 के तहत क्या किया गया है, पूर्ण शराबबंदी का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 में कि कृषि तथा पशुपालन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि तथा पशुपालन को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि और पशुपालन, आप देखते हो कि गाय वगैरह को रहने के लिए शेड गवर्नमेंट दे रही है कि आप शेड बनवाओ, गाय का पालन करो, बकरी का पालन करो, गाय खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, बकरी खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये सब क्यों दिया जा रहा है, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। और इसी कृषि और पशुपालन की बात जब की जाएगी तो दूध देने वाली जानवरों का के हत्या पर प्रतिबंध की बात की जाएगी। और इसमें मेन कौन हो गई, गाय। गो हत्या पर प्रतिबंध की बात किस आर्टिकल में की गई, अगर पूछे तो अनुच्छेद 48 में की गई है। क्या हुआ, 48 में की गई है गो हत्या के प्रतिबंध की बात। पशु कृषि और पशुपालन को क्या किया जाना, बढ़ावा दिया जाना है। ठीक है, जितने दुधारू पशु हैं उनकी हत्या न हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी क्या है, गाय है। गो हत्या पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कौन कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है। अनुच्छेद क्या हुआ जी, अच्छा टाइम, चलो ठीक है। अनुच्छेद 48 का क कहता है, इसमें क कहता है कि वन और पर्यावरण को सुरक्षा दिया जाए। वन और पर्यावरण को क्या जाए, सुरक्षा दिया जाए। वन और पर्यावरण, आप बताओ कि क्या इस समय पौधा लगाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, पौधा लगवा रही है। आप अपने ज़मीन का कागज दो, पौधा लगवा रही है, उसकी बाड़ेबंदी कर रही है, आपको 5 साल तक पैसा भेज रही है कि उसकी सुरक्षा करो। ये क्या है, वन और पर्यावरण का समृद्धि या संवर्धन है, उसको क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि जितने भी आपके राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय धरोहर या ऐतिहासिक धरोहर, उनकी सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। आप देखते हो कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाता है तो उसमें अगर तोड़फोड़ करोगे तो आपको कानूनी सजा दी जाएगी। ठीक है ना, इसलिए कि नीति तत्व में कहा गया है कि राष्ट्रीय धरोहरों का मतलब सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए अब आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, इसलिए कि इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका जो काम करे, जैसे मंत्री लोग हो गए, और न्यायपालिका जो जज हो गए, उनको अलग करो, उनके में संबंध स्थापित करोगे कि कोई मंत्री जज बन जाएगा, कोई जज मंत्री बन जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के रिलेटिव हो जाएंगे, और रिलेटिव हो जाएंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, और राज्य में कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान करे। तो आप देखते हो कि हम लोग भारत क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, शांति दूत भेजते रहते हैं समय समय पर। 2 देशों में युद्ध न हो, रूस और यूक्रेन में होता है, हम लोग शांत कराने का प्रयास करते हैं। तो ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो राज्य होगा अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान करेगा। तो ये हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर के और 51 तक था। भाग 4 में है, इसको आयरलैंड से लिया गया है।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। किसका है बाबू? मौलिक कर्तव्य। सर इसके पहले आप पढ़ाए थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य मतलब यह है कि अगर माता पिता का, आपका मौलिक अधिकार है कि माता पिता आपके कामों को करें, आपको पढ़ाएं लिखाएं, कपड़ा लता भोजन पानी सब दें, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता का सुरक्षा पे अगर आँच आए तो अपनी जान को हाजिर कर दीजिए। उसी प्रकार से देश हमको क्या देता है? मौलिक अधिकार देता है। हमारा मौलिक अधिकार जिस प्रकार से हम जबरदस्ती लेते हैं, मौलिक कर्तव्य भी हमारा होता है कि हम देश की सुरक्षा व्यवस्था को अपने मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तरह माने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश के तिरंगे का सम्मान करें, देश के धरोहर का सम्मान करें, देश को आज़ाद कराने में जितने हमारे क्रांतिकारी वीर शहीद हुए, क्रांतिकारी वीर और जितने लोगों का योगदान है, सबका हमारे अपने दिलों में उनकी यादों को संजो कर रखें और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में रखा गया है। और भाग 4 क में इसलिए रखा गया है कि मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा संविधान में? कमेंट बॉक्स में बताइए कब जुड़ा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, भाग 4 क में। और ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया यही बताइएगा। चलिए इसको हम बता देते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। रसिया से, रसिया मतलब रूस से। क्या है? रूस से, रूस से लिया गया है। तो प्रारंभ में हमारे पास मौलिक कर्तव्य 10 थे। जितना कुछ प्रावधान बताए हम एक एक करके याद करने की जरूरत नहीं है। और बाद में चल के क्या हो गए? 11 हो गए। 11वां क्या था सर? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? ये है कि प्रत्येक माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे को स्कूल लेके जाए। 2001 मतलब जब 2002 में ये सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ किया गया, 2010 से निःशुल्क व्यवस्था किया गया, तो सब पढ़े सब बढ़े कि जब नारा दिया गया तो कहा गया कि सरकारी स्कूल में मुफ्त भोजन देने पे, ड्रेस देने पे, पैसा देने पे भी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मौलिक कर्तव्य में एक प्रावधान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि प्रत्येक गार्जियन का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों को क्या करे? स्कूल भेजे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट में जो जोड़ा गया वो क्या था मौलिक कर्तव्य? तो यही था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा खत्म हुआ। यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि सर राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार राज्य के लिए नेगेटिव है। क्यों? इसलिए कि आपका मौलिक अधिकार आप राज्य से छीन लेते हो, राज्य आपके मौलिक अधिकार पर हनन नहीं करेगा। आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कोर्ट उपलब्ध है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत पावर है आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने का, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रावधान है कि आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगा। नीति निर्देशों में जितने प्रावधान हैं वह राज्य को लागू करना चाहिए एक सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए, लेकिन जब जब उसको मन करेगा, उसके पास संसाधन होंगे, लागू करेगा, मन करेगा नहीं करेगा, कोर्ट इस पे बाध्य नहीं करेगा। इसीलिए नीति तत्व को हम लोग राज्य के लिए धनात्मक कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। बात आती है मौलिक कर्तव्य की, तो यह न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, और न तो इस पे किसी कोर्ट का ही बस है। मतलब सर क्या होगा अगर हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं? तो इस पे कानूनी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि जब मौलिक कर्तव्य के लिए कमेटी बिठाई गई थी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए, तो उस कमेटी ने मौलिक कर्तव्य का लिस्ट जारी करते हुए एक अनुशंसा ये भी दिया था कि मौलिक कर्तव्य का लागू कराने के लिए, पालन करवाने के लिए आप कानून बना दीजिए कि कोई अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको सजा का प्रावधान किया जाए। लेकिन हमारी कमेटी, हमारा संविधान जो मतलब संसद था जो संविधान पास कराए, मौलिक कर्तव्य को जोड़े, वो ये वाला प्रावधान छोड़ दिए कि लोगों के अंदर देश प्रेम जरूर है, वो क्या करेंगे? देश के जो मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति उसका पालन करेंगे। लेकिन आज लोग नहीं करते हैं। जब अगर नहीं करेंगे तो देशद्रोह लगाया जाएगा दूसरे माध्यम से। क्लियर है? जैसे देश का सम्मान करो, देश को गाली मत दो, देश की एकता और अखंडता को बचाए रखो, जो हमारे क्रांतिकारी वीर शहीद है उनका सम्मान करो। हालांकि जिसको जो मन करता है बोल देता है। सबसे ज़्यादा तो गांधी जी को गाली देते हैं लोग, अम्बेडकर जी को गाली देते हैं लोग। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप खुद सोचना कि पढ़ रहे हो, एक बार में दे दिया कि 2 महीने में संविधान तैयार करो, तो क्या कहें क्या हो गया है आपको, दिमाग लग रहा है फट जाएगा, हो गया ना सर, इतना कैसे हम तैयार करें। और जिनको गाली देते हो ना, उनके बारे में सोचो। एक स्पीच पे पूरा देश नाचने लगता था, आप एक स्पीच पे अपने बच्चे को नचा के दिखाइए, अपने घर में बोलिए, आपकी मतलब आपका कोई औकात नहीं है, कोई सुनेगा नहीं। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, रियलिटी है, आपका परिवार आपके पास में नहीं है और आप गाली देते हो महात्मा गांधी को, गाली देते हो अम्बेडकर जी को। भाई एक इशारे पे देश को घुमा देते थे। आज भारत बंद तो भारत बंद होता था, आप बोल के देखिए कि आज घर में कुछ नहीं बनेगा, उसके बाद देखिए तांडव हो जाएगा। पता चला, अच्छा पता चला कि आप बाहर हो गए घर से, आप ही बाहर जाइए, हमारा उसमें दोष मत दीजिएगा अगर प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो। बात समझ में आ रहा है। तो उस व्यक्ति को, जो महान व्यक्ति लोग हैं, उनको गाली नहीं देना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है और इसीलिए सजा का प्रावधान करना चाहिए था, हमारा ही मानना है करना चाहिए था। सभी लोग बुद्धिजीवी नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने कहा था कि जिस समय हमको देश की आज़ादी मिल जाए, देश की आज़ादी हमको मिल जाए, हमको 10 वर्ष तक डंडे के बल पर शासन करना चाहिए। क्यों? हमारी जनता अभी मूर्ख है, जनता समझती नहीं। आज भी देखो ना, मतलब लोग सड़क पे निकलते हैं और गुस्सा हो गया किसी बात को लेकर, ट्रेन फूंक दिए, थाना फूंक दिए। भाई वो सरकारी संपत्ति है, समाजवादी व्यवस्था संविधान में दिया गया ना, तो तुम फूंक दे रहे हो। ये तो ट्रेन, तुम टैक्स नहीं देते हो कि ट्रेन फूंक सकते हो। सरकारी संसाधन नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब मौलिक कर्तव्य में है। इसीलिए मौलिक कर्तव्य पे कानून लागू नहीं है तो लोग कर लेते हैं। तो ये कंपेयर था मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति तत्व में। चलिए हम लोग मिलेंगे अगला संघ की कार्यपालिका को लेकर, जिससे पहला लेक्चर होगा हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का पावर क्या क्या होता है और कौन कौन राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में पूरा अगला लेक्चर हमारा आएगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। और हाँ, अभी तक एक बार भी बोले नहीं है, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।